नमस्कार। लोकसभा के चुनाव परिणाम कई तरह के मिथ, कई तरह के भ्रम को साफ करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है उसने सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए एक सबक का काम कर रहा है। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि 400 सीटें आएंगी अकेले बीजेपी की, और गठबंधन को मिला के 400 से ऊपर सीटें आएंगी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन इस बार के चुनाव में एनडीए को कड़ी चुनौती पेश करेगा। चुनाव परिणामों ने दोनों को एक तरह से सबक दिया है, दोनों को एक तरह से एक निर्देश दिया है, एक संदेश दिया है कि जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना मुनासिब नहीं है। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, मोदी गारंटी पर लड़ा गया। एनडीए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले 370 और एनडीए को 400 से ऊपर सीटें मिलेंगी, लेकिन नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई, जो बहुमत के लिए बेयर मिनिमम आंकड़ा माना जाता है, और एनडीए कुल मिल के भी 400 से ऊपर सीटें हासिल नहीं कर पाया। तो इस तरह से देश की जनता ने, खास तौर से हिंदी पट्टी जिसको कहते हैं या काऊ बेल्ट कहते हैं, उसने एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ा संदेश दिया है। उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी की खुद की जीत 2 लाख से नीचे रही। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और पूरी की पूरी बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व के लिए। दूसरा जो सबसे खास परिणाम रहे वो अयोध्या मंडल के रहे, फैजाबाद जिसको कहा जाता है, फैजाबाद मंडल के रहे और वाराणसी मंडल के रहे। अयोध्या मंडल की ज़्यादातर सीटें, जिसमें अयोध्या भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। वाराणसी मंडल की भी ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, एक नरेंद्र मोदी की सीट बनारस को छोड़ के। ये अपने आप में इस बात के गंभीर संकेत है कि देश की जनता राजनीति और निजी जिंदगी दोनों को अलग अलग तरीके से ही देखती है। जब निजी जिंदगी का सवाल आता है, आस्था का सवाल आता है, तो देश की जनता धर्म के सामने अपनी आस्था के मुताबिक सिर झुकाती है। लेकिन जब रोटी रोजी, जीविकोपार्जन, राजनीति, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस का सवाल खड़ा होता है, तो देश की जनता धर्म के आधार पर वोट नहीं देती है। अगर धर्म के आधार पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर इस बार का चुनाव हुआ होता तो शायद बीजेपी को इतनी कड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता, उत्तर प्रदेश से लगभग आधी सीटें नहीं हारनी पड़ती, अयोध्या और वाराणसी मंडल में बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार नहीं होती। एक और बहुत ही साफ संकेत मिला है इस बार के चुनाव से। इस बार के चुनाव में जिस मजबूती के साथ, जिस समझदारी के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने और इंडिया अलायंस के नेताओं ने जो कोर इशूज थे, रोटी रोजी से जुड़े हुए जो इशू थे, एजुकेशन, हेल्थ से जो जुड़ा हुआ इशू था, महंगाई, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, उसको जिस मजबूती से और जिस कन्विक्शन के साथ उठाया और पूरे चुनाव में कैंपेन का मुख्य मुद्दा बनाया, वह बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पेश किया, इंडिया अलायंस की कामयाबी के लिए रास्ता आसान किया। इंडिया अलायंस के मुकाबले नरेंद्र मोदी का पूरा इलेक्शन कैंपेन गंभीर विषयों के बजाय खान पान, कपड़ा, इसी पर जाकर टिक गया। कभी वे मीट, मटन, फिश इसकी बात करते दिखाई दिए,
कभी मंगलसूत्र की बात करते दिखाई दिए, कभी भैंस लेकर भागने की बात करते दिखाई दिए, कभी 2 कमरे से 1 कमरा छीनते हुए दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि मोदी की कोशिश जिस ध्रुवीकरण की थी वह न तो ध्रुवीकरण हो पाया और न उसका राजनीतिक लाभ ही बीजेपी को मिल पाया। और उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया, जिस तरह से उन्होंने जाति सर्वेक्षण का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड्स को उनका हक दिलाने का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने सेना में रेगुलर भर्ती के बजाय अग्निवीर योजना के तहत नौजवानों को भर्ती करने का मुद्दा उठाया, वह बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस को राजनीतिक लाभ दिलाने में ज़्यादा कारगर साबित हुआ। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि जिस तरह का कंट्राडिक्शंस मैनेजमेंट करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीतना चाहते थे, वह कंट्राडिक्शंस मैनेज करते करते वे खुद अपने ही कंट्राडिक्शंस में उलझ के रह गए। अटल जी कहा करते थे कि कार्यकर्ता देवतुल्य होता है। पार्टी को हमेशा अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना चाहिए और चाहे जितना भी कठिन समय आए, अपने एक भी कार्यकर्ता को अपने से विरत नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार के चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गैर भाजपाई लोगों पर भरोसा किया, जिस तरह से गैर भाजपाई नेताओं पर भरोसा किया, जिस तरह से गैर भाजपाई कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया और आयातित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया गया, उनको टिकट दी गई, वह भी बीजेपी की पराजय का कारण बना। और एक और मज़ेदार बात जो इस चुनाव में देखने को मिली और जिस कंट्राडिक्शंस को मैनेज करने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह विफल दिखाई दिए, वह कंट्राडिक्शंस था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन का विरोध करना। वह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर उभरा बिहार और उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदी पट्टी में। हम सब जानते हैं कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी के एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड और सोशली जो बैकवर्ड लोग थे उनको आरक्षण देने की पहल की। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए की ही सबसे मजबूत अलायंस तेलुगु देशम पार्टी की और उसके नेता चंद्रबाबू नायडू ने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स मुसलमानों को आरक्षण देने की हिमायत दी थी। और इस चुनाव में भी उन्होंने गारंटी दिया था कि सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के उस हक को वह किसी को छीनने नहीं देंगे। मुसलमानों को इस बात का डर था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से घूम घूम के, अमित शाह जिस तरह से घूम घूम के पूरे देश में मुसलमानों के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, एजुकेशनली और सोशली पिछड़े तबके के मुसलमानों को आरक्षण की कैटेगरी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, अगर वे सत्ता में आ गए तो उनको उस हक से बेदखल कर दें। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को ये भरोसा दिलाया कि वे सत्ता में आने के बाद उनके हक पर डाका डालने से रोकेंगे, उनको हक से बेदखल करने से रोकेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे हिंदी पट्टी में मोदी जी और अमित शाह इसको प्रमुख मुद्दा बना रहे थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई, इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आया तो बहुसंख्यकों का जो अधिकार है उसको छीन के, जो ओबीसी का अधिकार है उसको छीन के मुसलमानों में बांट देंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था। एक तरफ मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार से अलायंस करके चुनाव लड़ रहे थे। ये दोनों पार्टियां मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर थे और दूसरी तरफ
उत्तर भारत में घूम घूम के इसका विरोध कर रहे। देश की जनता ने अमित शाह और मोदी के इन बयानों पर भरोसा नहीं किया। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का कैंपेनिंग अमित शाह और मोदी ने किया, उसके मुकाबले इंडिया अलायंस का कैंपेन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया अलायंस के नेताओं का कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा कन्विंसिंग, ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा क्रेडिबल दिखाई दिया देश के वोटर्स के मन में। और इसीलिए पूरे देश में जिस तरह की उम्मीद, जिस तरह की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को चुनाव परिणामों की थी, उस तरह के परिणाम उसके पक्ष में नहीं गए और उसके मुकाबले पूरे देश में एक एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए सेंटीमेंट देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा सेंटीमेंट तो हिंदी पट्टी, उत्तर प्रदेश और वाराणसी और अयोध्या के क्षेत्रों में दिखाई दिया। धन्यवाद, नमस्कार।